चलिए दोस्तों, हमने सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे। दोस्तों जैसा कि हमने भारत के संवैधानिक विकास की क्लास पढ़ ली थी। अब उसके बाद हमने पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा था और उसके बाद हमने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने भारत के संविधान सभा के विषय में पढ़ा था कि संविधान के सभा के क्या डेवलपमेंट्स रहे, किस प्रकार भारत के संविधान की सभा का निर्माण हुआ, कौन कौन से लोग भारत के महान संविधान को बनाने में इन्वॉल्व रहे और किस तरीके से हमारे इस महान संविधान ने मूर्त रूप लिया। इसे हमने पहले चैप्टर में भारत के संवैधानिक विकास में भली भांति पढ़ लिया था। अब हमारा जो यहाँ पर चैप्टर होने जा रहा है उसका नाम होगा, उसी चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। चलिए बहुत ज़्यादा भूमिका न बांधता हूँ और सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों जब मैं इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में, लेकिन आप यहाँ ये कह सकते हैं कि आपने तो बताया था कि सबसे पहले संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार रखा था, MN रॉय ने रखा था। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से संविधान की रचना हेतु सबसे पहले विचार रखा था स्वराज पार्टी ने। किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा था रांची में और इसी सम्मेलन के दौरान स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। वैसे ऑप्शन में अगर MN रॉय रहता तो आंसर होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने विचार प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक रूप से विचार प्रस्तुत किया बाद में। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे, कांग्रेसी नेता, जिन्होंने 1938 में कहा कि हाँ, एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जिसका चुनाव भारत की जनता करे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो भारत में मतलब संविधान बनाने का कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर इस आंसर में क्या होगा, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले, उस समय रांची बिहार में है, तो रांची में स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा के विचार का मार्ग प्रशस्त किया था या संविधान सभा का विचार दिया था। दोस्तों ये वही स्वराज पार्टी है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में आप देख रहे हैं जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई है। ये वही स्वराज पार्टी है दोस्तों जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। तो दोस्तों ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए आइए, स्वतंत्रता के पूर्व किसने संवैधानिक निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखिए जैसा कि पिछले प्रश्न में था, आंसर में MN रॉय ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर MN रॉय सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संबंध में संविधान बनाएगी। किसने विचार प्रस्तुत किया? MN रॉय, जिन्हें हम मानवेंद्र नाथ राय के नाम से जानते हैं, जो भारत में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख थे। भारत में साम्यवादी विचारों के प्रणेता, अगर भारत में पूछा जाए साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता, तो हम कहेंगे मानवेंद्र नाथ राय थे। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? मानवेंद्र नाथ राय। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो संविधान के निर्माण के संबंध में जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर और भी बहुत सारे लोग हैं, कुल 6 अन्य सदस्य तथा एक अध्यक्ष के रूप में कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें एनी बेसेंट की, तो भारत में फिलोसॉफिकल आंदोलन से मतलब जुड़ी रही हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी रही हैं। जिस संस्था से जुड़ी रही हैं उसका क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने आगे चलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? होम रूल लीग की स्थापना। पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के किसी सदन की अध्यक्षता की है, पहली महिला।
प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब सरोजनी नायडू हो जाएंगी, लेकिन पहली महिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन। बाकी जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सभी जानते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पर 1930 26 जनवरी 1930 में लाहौर में तिरंगा फहराया गया था, झंडा फहराया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली जितनी भी रिलेवेंट बात हो सकती थी। दोस्तों व्याख्या और भी ज़्यादा डिटेल हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने एक अलग से हर चैप्टर पे क्लास ले लिया है और उस क्लास में मैंने बहुत ही व्यापक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या कराई है। आप चाहे रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट आयोग, स्टेट कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उस लेक्चर को देखिए और देखने के बाद बताइए कि क्या क्वेश्चन बचने की संभावना है वहां से। और अगर थोड़ी सी संभावना बचती भी है तो हम प्रीवियस ईयर के इन क्वेश्चंस को कर उन संभावनाओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कब आया है? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कब भेजा गया है? ये वो समय है जब विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्धों के दौरान दबाव बन रहा है ब्रिटिश सरकार पर कि भारत का सहयोग ले। कौन दबाव बना रहा है? ब्रिटेन के अन्य सहयोगी, यूएसए उस पर दबाव बना रहा है, अन्य सहयोगी दबाव बना रहे हैं। तब क्रिप्स को भेजा गया भारत। किस लिए? ताकि संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जा सके और संविधान के संबंध में आगे बढ़ा जा सके, संविधान निर्माण के। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने की जो पहले ये प्रस्ताव था, ये क्रिप्स मिशन के द्वारा है। अगर बात की जाए साइमन कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई और ये भारत में आया 1928 में। इसे हम व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसमें भी कुल 7 सदस्य थे और इसका विरोध इसलिए किया गया था कि ये भारत के संबंध में कानून बनाने आया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो कानून बना था 1919 में, उसकी समीक्षा करने आया था साइमन कमीशन 1928 में। लेकिन इसके सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के संसद के सदस्य थे, लेकिन मंत्री थे, लेकिन सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे। इसलिए विरोध किया गया कि इसमें भारतीय सदस्य भी हो सकते थे, क्योंकि वहां पर भारतीय सदस्य थे। तो ये कहा गया कि साइमन गो बैक, इसका विरोध किया गया 1928 में। पहली बार ये कहां पहुंचा था? मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघ की स्थापना की बात हुई थी और भी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन कहीं भी संविधान के निर्माण की बात नहीं हुई थी। अगर बात किया जाए ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कैबिनेट डेलीगेशन आमतौर पर हम, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव कहां किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन हो जाएगा दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। यही एक बार फिर से 1946 में जब कैबिनेट मिशन आएगा, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स फिर से आएगा, उसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर जैसे सदस्य रहेंगे। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पढ़िए इसे आराम से। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में विचार करना है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान, क्रिप्स मिशन कह रहा है ये कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था, क्रिप्स का प्रस्ताव नहीं था। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये क्रिप्स के अंतर्गत था। तो पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिए प्रश्न में कि क्या पूछा है, सही या गलत। तो आपसे सही पूछा था तो आपका केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। यानी पहला अगर कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा प्रांतित नामित सदस्य होंगे, तो ऐसी बात नहीं थी, ऐसा कैबिनेट मिशन में था। और ये अगर बात की जाए तो ये थी कि संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा
उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, अगर कोई रियासत सहमत नहीं है तो उसे अधिकार है कि ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कुल मिलाकर भारत की एकता को तोड़ने का ही एक प्रयास है कि हम आज़ादी के बाद अगर मतलब कुछ होता है तो हम एक मजबूत संघ का निर्माण न कर पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमने पढ़ा था दोस्तों, एक प्रणाली पढ़ी थी जिसे हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा था। क्या कहा था? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? यानी प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 3 बांटे गए, एक में सिखों को रखा गया, एक में मुसलमानों को रखा गया, 3 वर्ग बांटे गए, एक में किसको रखा गया? हिंदुओं को, या सामान्य कहा गया कि जो इन दोनों में नहीं आते वो कहाँ आएंगे? सामान्य में आएंगे, सिख, हिंदू और मुसलमान। और ये कहा गया कि इनके जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों को चुनने की, मतलब ये चुन सकते हैं। और कहा गया कि प्रत्येक कितने पर? प्रत्येक 10 लाख पर जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। कितने पे चुना जाएगा? प्रत्येक 10 लाख सदस्य पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है कि प्रत्येक 12 लाख, ये नहीं होगा दोस्तों, 10 लाख। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रत्येक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा गलत दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय कैबिनेट मिशन का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ना कि प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमने देखा कि वो कैबिनेट मिशन जो भारत में 24 मार्च कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। वो कैबिनेट मिशन जो भारत में 24 मार्च 1946 को आया, इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे। अब देख लीजिए कि कौन सा एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस शामिल थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी शामिल थे, एबी एलेक्जेंडर भी शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुड यहाँ पर नहीं थे। 24 मार्च 1946 को इस संस्था का निर्माण ये आई है भारत में 3 लोगों को। ये क्या था? पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव हुआ करता था। नोट कर लीजिए, भारत सचिव होता था। वो भारत सचिव जिस पद की स्थापना 1858 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। स्टेफर्ड क्रिप्स क्या था? ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर क्या था? एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। ये आपसे पूछ सकता है किसी एग्जाम में, इसीलिए याद रखे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका नोट कर लीजिए। कौन नहीं था? विलियम वुड यहाँ पर नहीं था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कब किया गया था? दोस्तों एक बात और याद रखिए, देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। यूपी उत्तर प्रदेश के लोअर सबऑर्डिनेट के प्री एग्जाम में 2009 में पूछा गया है और उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में 2012 में
दो अलग अलग आयोगों ने इस प्रश्न को पूछा है, तो यहां भी ध्यान रखिए। तो देखिए, संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया? सबसे पहले भारत की संविधान सभा होगी, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी अगस्त प्रस्ताव में बात आई थी। उसके बाद तमाम तरीके से बात लगातार आती रही। क्रिप्स मिशन असफल हो गया, लेकिन जो सफल हुआ उसे हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन 1946 कहते हैं। और इस मिशन के तहत भारत में चुनाव कराए गए प्रांतों से, और ये कहा गया कि कुल 389 प्रतिनिधियों की क्या बनेगी? संविधान सभा बनेगी। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया है। कितने सदस्यों की? 389 प्रतिनिधियों की संविधान सभा बनेगी। इसमें से क्या होंगे दोस्तों? 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। 93 सदस्य, 4 सदस्य कमिश्नरियों से होंगे, ब्रिटिश कमिश्नरियों से होंगे, और इसके अलावा 93 मेंबर्स देशी रियासतों से होंगे। और उसके बाद चुनाव कराए गए। जैसा हमने देखा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय की गई और कुल 389 सीटों के चुनाव कराए गए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में फेल हो गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसी भी प्रकार के संविधान सभा का जिक्र ही नहीं था। हाँ, अगर पूछा जाए भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंतर्गत संविधान कैसे बनेगा? इसके अंतर्गत तो भारत आजाद हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 ये क्या है? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित, 1946 में निर्मित की गई थी अंतरिम सरकार, और इस अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो कार्यपालिका परिषद आई थी उसके उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थी ये? अंतरिम सरकार। सबसे पहले एक अंतरिम सरकार बनाई गई जो सरकार की भांति कार्य करेगी, मतलब सरकार के कामकाज करेगी। इसका जो सभापति है, उपसभापति, ये नेहरू जी थे। लेकिन अगर सभापति पूछा जाएगा, आपसे सभापति कोई पूछ ले, तो आप बिना झिझके बताइए कि सभापति जो उस समय वायसराय था, यही क्या होता था? सभापति होता था। और उस कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन था? यहाँ पर उपसभापति पूछा है, तो उपसभापति कौन है? जवाहरलाल नेहरू थे। उपसभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी दूसरे ऑप्शंस की बात करें अगर, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम काका जी भी कहते हैं, ये कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो व्यक्ति हैं जो भारत के आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो राजगोपालाचारी। ठीक है। राधाकृष्णन को हम जानते ही हैं। राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति बने राधाकृष्णन साहब। इन्हें हम दार्शनिक राजा भी कहते हैं। दार्शनिक राजा ऐसा क्यों कहते हैं? फिलोसोफर हैं, बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर हैं, और इसके बाद राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचे डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो जब भारत की संविधान सभा बनी तो भारत के संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता की, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत के गणतंत्र के पहले प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति भी कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें महात्मा गांधी देश रत्न और अजात शत्रु जैसे नामों से पुकारते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन है जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कृषि और खाद्य मंत्री। जगजीवन राम उस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में क्या थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। उसमें जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। कौन सदस्य नहीं था पूछा है। इसमें जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। राजगोपालाचारी भी थे। एस राधाकृष्णन उसमें शामिल नहीं थे। यहां भी इस प्रश्न का आंसर दोस्तों थोड़ा सा
गलत दिया हुआ, ये ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या होना चाहिए? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी एस राधा कृष्णन। क्या हो जाएगा? स्वामी एस राधा कृष्णन। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो स्वामी एस राधा कृष्णन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2022 में अभी पिछले वर्ष इस प्रश्न को पूछा गया है। अंतरिम सरकार ये वही सरकार है जिसका प्रधान कौन होता था? वायसराय इसके प्रधान होते थे। ये वही अंतरिम सरकार है जिसके उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके उपसभापति थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री, तमाम मंत्री पद पर थे। तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम योजना की समान होनी थी? जैसा ही सबसे पहले बेबल के बारे में देख लीजिए। बेबल के बारे में क्या प्रावधान है? बेबल ये भारत का क्या था? वायसराय था। किसके बाद बना? लिनलिथगो के बाद भारत का वायसराय कौन बना? बेबल बना। क्या बना? लिनलिथगो के बाद भारत का वायसराय बना। मई 1945 में ये संवैधानिक गतिरोध तथा अनेक मुद्दों पर बात करने के लिए लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गया। उसके बाद जून 1945 में जब ये ब्रिटिश सरकार से बात करके वापस लौटे तो इनके जो प्रस्ताव थे उसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? उन्हीं प्रस्ताव को बेबल का प्रस्ताव कहा जाता है, बेबल योजना कही जाती है। क्या कहा जाता है? बेबल योजना, इसी को बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। बेबल योजना क्या थी? हाँ सही था कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या होगी, हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ये ऑप्शन सही था। ये ऑप्शन सही था। अब ऑप्शन दूसरा क्या था कि ये कथन था, तो हाँ ये कथन सही है, कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये कारण गलत है, क्योंकि भारत के बंटवारे बचाने से संबंध में उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें भारत के बंटवारे को बचाने से कोई लेना देना नहीं था। तो आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है, कारण गलत है। बेबल योजना की बात की जाए तो इसमें और भी चीजें थी, जैसे आगे शिमला समझौते का आयोजन होना था। इसमें कहा गया कि इसके बाद शिमला समझौते का आयोजन किया जाएगा। इसी बेबल योजना में यह भी तय किया गया था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है ना, इस वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो सदस्य होंगे सारे भारतीय होंगे, 2 लोगों को छोड़कर, एक स्वयं वायसराय और एक कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का जो पद है और वायसराय का पद है, इन दोनों को छोड़कर वायसराय की कार्य परिषद में सभी कौन होंगे? भारतीय होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सत्य कथन बताना है, संविधान सभा के विषय में सत्य कथन बताना है, आपको सत्य बताना है। चलिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारत के सभी नागरिक मत देंगे, ऐसा नहीं था। वयस्क मताधिकार नहीं थी, केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मत देने का अधिकार था। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं दोस्तों, यह कैसी प्रक्रिया थी? अप्रत्यक्ष मतदान पर आधारित थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। यह बहुदलीय निकाय थी। हाँ ये सही है। अनेक पार्टियां थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, तमाम पार्टियां मिलकर आ रही हैं। तो बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। याद करिए, प्रारूप समिति के माध्यम से कार्य किया संविधान सभा ने। संविधान सभा ने प्रारूप समिति के माध्यम से संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, नियम समिति, तमाम समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। इसका बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर। ये
टाइपिंग की मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 1993 में IAS के प्रश्न में ये पूछा गया था। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताना है कि कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में, भारत के संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही बताना है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो गलत है। क्यों? क्योंकि यह तो बहुदलीय संरचना थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा क्या थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। कैसी थी? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, अप्रत्यक्ष थी। अप्रत्यक्ष थी यानी जनता ने इसका चुनाव नहीं किया था, प्रांतीय सदस्यों ने इसका चुनाव किया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये सही हो जाएगा। अब इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। 13वीं का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर ए और डी हो जाएगा। ये आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। कैसे काम किया? बिल्कुल सही है, हाँ, समितियों के माध्यम से इसने काम किया है, समितियों के माध्यम से काम किया है। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें क्या है? इसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, जिसने संविधान की पूरी संरचना तैयार की, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल दिया गया। बिल्कुल सही है। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया थी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर। क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो ये आंसर भी सही हो जाएगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यही गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, गलत कथन कौन सा है, तो सी हो जाएगा। यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव नहीं हुआ था, यानी भारत के सभी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते थे। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ये सही आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे लौटते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहां से पूछ रहा है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। गलत। संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद नामित नहीं करती, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। गलत। संविधान सभा का चुनाव हुआ था दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यही आंसर सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। केवल यही दो पार्टियां क्यों चुनेंगी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी, तो केवल दो दलों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है? अगले प्रश्न पर देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, चलिए बताना है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो हमने देखा कैसे हुए थे, कुल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। 1900 कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। अगर बात की जाए कौन कौन से थे, मद्रास था, बंबई था, संयुक्त प्रांत था जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, बिहार था, उड़ीसा था, असम था, बंगाल था, पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थी। ये तमाम प्रांत थे। अगर मैंने 11 का नाम लिया हो तो इन्हीं प्रांतों से प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उन्हें चुने थे, उन्हें चुनाव किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कब पूछा? यूपीपीसीएस 1993 में। क्या पूछ रहा है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? नहीं, सीधे जनता द्वारा चुनाव को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं, केवल एक पार्टी कहां से चली आई और नामांकन कहां हुआ था?
भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा? नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बार बार इस प्रश्न को आया, बार बार हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा पहली बैठक होती है इसकी, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन है क्या कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी होंगे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी कौन था? अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 11 दिसंबर, सही से समझ लीजिए, प्रश्न ये कई बार आएगा। 11 दिसंबर 1946 को चुनाव कराया गया अस्थायी अध्यक्ष का, और इसमें कौन चुनाव अध्यक्ष बना? राजेंद्र प्रसाद। कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर को जो चुनाव हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब प्रथम बैठक पूछ रहा है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई दूसरी, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी रूप से तब इसलिए चुने गए थे कि तब तक कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। ये फ्रांस की परंपरा के अनुसार हुआ था, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है कई बार आए, एक समय बड़ा फेमस क्वेश्चन था ये आयोग का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब उद्घाटन अधिवेशन पूछ रहा है, तो मारिए सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन अधिवेशन भी हुआ है, आप जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभापति चुना गया संविधान सभा का दिसंबर 1946। कौन सा दिसंबर? 11 दिसंबर, याद रखेंगे। कौन सा दिसंबर? 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा का क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कहीं भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम मेंशन नहीं है, तो आप आंसर सीधे मार सकते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी अगर बात की जाए भीमराव अंबेडकर की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर अय्यर लिखा हुआ है, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, तो प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। तो प्रश्न संख्या 22 हो गया, इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 23 पे आइए। देखिए दोस्तों, मेरी स्पीड थोड़ी तेज है और मैं केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहा। इसका एक कारण है कि हमने एक पूरी विधिवत लेक्चर क्लास में ले ली है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो यहाँ पर रुक कर बहुत ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है। हम तेज इसलिए करा रहे हैं ताकि आप तेजी से रिवीजन भी कर लें, और वहाँ से चाहें तो आप क्लास भी देख सकते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कई बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ भी कहीं सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है। के.एम. मुंशी की बात की जाए तो ये भी भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक थे, जिन्हें हम कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी कहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर बने माउंटबेटन, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अब मनोनीत क्या पूछ रहा है? उपसभापति कौन थे? तो ये हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का? एच.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों
एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती हो गई। इसका आंसर एच.सी. मुखर्जी नहीं होगा दोस्तों, फ्रैंक एंथनी होगा। हमसे क्या पूछा था? प्रथम मनोनीत उपसभापति। ये देखिए आया भी है, MPPCS 2020 में आया है ये आंसर। प्रश्न, प्रथम मनोनीत उपसभापति, तो ये थे फ्रैंक एंथोनी, प्रथम मनोनीत उपसभापति। प्रथम सभापति कौन था मनोनीत? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम उपसभापति कौन था मनोनीत? फ्रैंक एंथोनी थे। बाद में संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, अस्थाई उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, तो आप कहिएगा एच.सी. मुखर्जी। क्या कहेंगे आप? एच.सी. मुखर्जी कहेंगे, प्रथम अस्थाई उपाध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर मनोनीत पूछ दिया गया था जो पहले दिन बनाया गया, तो फ्रैंक एंथनी इसका आंसर हो जाएगा। काफी सरप्राइजिंग क्वेश्चन था ये दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? आराम से देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, हर डेट इंपॉर्टेंट है इसमें और आसानी तरीके से आप इस प्रश्न को कर भी सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो भारतीय संविधान सभा की क्या हुई है? स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की बैठक हुई है। बात की जाए 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन क्या हुआ है? संविधान को अपनाया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। यानी संविधान लिखकर पूरा कब किया गया है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। बाकी और दिनों का कोई खास मतलब नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना यानी पहली बैठक हुई थी, ये याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फिर से सेम क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम बिहार PCS में 2020 में ये प्रश्न पूछा था, 9 दिसंबर 1946। बाकी 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हो गया, आंशिक रूप से लागू भी हो गया, और 26 जनवरी 1946 को वैसी कोई घटना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। सेम प्रश्न, कोई खास आंसर यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? बार बार एक ही क्वेश्चन, UPPCS 1990 में। अब कई बार पूछा है तो हमें कराना ही पड़ेगा। 1990 में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। बाकी बात करें 9 दिसंबर 1946 को, आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। बाकी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत एक गणतंत्र बन गया, इंडिया रिपब्लिक बन गया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद ही हुए हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुए हैं? आजाद हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दोस्तों ये प्रश्न संख्या 30 का आंसर बताइए। किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो कुल किस बैठक में रखा था? 5वीं बैठक में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की 5वीं बैठक में क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दोस्तों देखिए इसका एक दिवस है 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्ताव रखा था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। अगर आप दिन भी जोड़ लेंगे ना तो पहली बैठक आप जानते हैं 9, दूसरी 10, 11, 12 और 13। तो कौन सा दिन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5।
तो 5वीं बैठक दिवस में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, अगर आपसे, यही उसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए 5वीं होगा। ये कब पूछा गया है, MPPCS प्री 2021 में। लेकिन वास्तव में इसे बैठक नहीं कहते, क्योंकि संविधान सभा में अगर आपसे कहीं पूछेगा कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 12 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी, 12 बैठक हुई थी। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को। लेकिन ये थोड़ा सा अलग रेफरेंस में क्वेश्चन है, ये दिवसों को पूछ दिया था। तो ये 5वें दिवस में 9, 10, 11, 12, 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किस दिन किया गया, डेट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। कब किया गया है, 22 जनवरी 1946 को। ये डेट याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947। सिंपल में आपसे पूछ रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया। उद्देश्य प्रस्ताव हमने अभी देखा था, जिसे रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। उसे पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना किसने रखा, प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव, यानी कुल मिला के पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख किसने रखा। पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा है, जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चलकर भारत के संविधान की किसकी पृष्ठभूमि बना, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की पृष्ठभूमि बना, जहां पर भारत के लिए कहा गया कि हम किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। स्वतंत्रता की बात की गई थी, समानता की बात की गई थी, जहां ये बात की गई थी कि भारत को विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के मध्य उसका स्थान दिलाना है, उसका शीर्ष स्थान दिलाना है। तमाम बातें की गई, न्याय की बातें की गई। तो यही वो प्रस्तावना है। वहां पर हमने डिटेल वीडियो एनालिसिस करी है, वहां से इस चीज को बढ़िया से देखिए। चलिए वही प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये किसके बारे में है, ये इसी उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब प्रभावित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, पढ़िए दोस्तों प्रश्न को, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था बाद में उसने भारत के संविधान को प्रभावित किया और ये प्रस्तावना का अंग भी बना। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही, भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, वो भारतीय संविधान का क्या है, दर्शन है। भारतीय संविधान को दिखाती है कि भारत का संविधान कैसा होगा, यानी महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों को आदेशित करती है। आप पढ़िए, शुरुआत होती है हम भारत के लोग, जो बताता है कि शक्ति का स्रोत कौन है, भारत की जनता है, यानी भारत के लोगों को आदेशित करती है। ये भी सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये तो गलत है। राज्य का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। याद करिए, अगर आप 18 साल से अधिक हो गए हैं, क्या आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव किया है? नहीं, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है, ना कि प्रत्यक्ष प्रणाली से। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या पूछा था, सही है। तो दोस्तों 1, 2, 3। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन हो रहा था, 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1946।
इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया गया। लेकिन 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1900। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी एक चीज गलती हो गई, ये 1949 होगा ना, 11वां 26 नवंबर 1949 को हुआ और 12वां 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। इसी को हम कौन सी बैठक कहते हैं? 12वां बैठक। 11वां नहीं, ये कुल 11 बैठक, ये 11वां बैठक थी और ये 12वीं बैठक हो गई, यानी कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 12। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए थे, याद रखिएगा। 12वां अधिवेशन ये आखिरी था 24 जनवरी 1950 को। आपसे कोई पूछ सकता है कि संविधान सभा पर मतलब हस्ताक्षर कब हुए संविधान पर, संविधान सभा द्वारा? तो 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो चलिए अंतिम बैठक की सही तिथि बता देते हैं। अभी तो पढ़ा था 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई और इसके बाद 26 जनवरी से तो संविधान लागू ही हो गया। तो आखिरी बैठक कोई अब 26 जनवरी 1950 मत बता दे, इसमें दिया भी नहीं है। 24 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल 165 दिनों की बैठक और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में के दौरान भारत का संविधान क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर हो गया। 9 दिसंबर 1946 को हम पहले दिन बैठे थे और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को बनाकर पूरा कर लिया। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। मिलाइए, इसे मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अभी मैंने बताया था एच.सी. मुखर्जी से मिलाइए। किससे मिलाएंगे? पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी से मिलाएंगे। दूसरे से मिलाइए, अब अगला एक मिलाइए। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। कांग्रेस का उसमें मात्र एक सदस्य थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन था? वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये ले जाइए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन मिला लीजिएगा। आंसर क्या हो गया? 4 4 3 1 और 2। 4 3 1 2 कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 3 1 2। आपका बी वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। देख लिया आपने। एक क्वेश्चन एक अलग से टॉपिक होगा जिसमें नहीं, हमने पढ़ा दिया है कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष है। हमने बताया है कि प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इन मामलों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। हमने बताया था कि अल्पसंख्यक मामलों की समिति और मौलिक अधिकार के मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, नियम समिति, इन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन भली भांति इन चीजों को बता दिया गया था वहां पर। चलिए, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्लियर हो गया। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बड़ा ही आसान था, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर बेनेगल नरसिम्हा राव। कौन हो जाएगा? बेनेगल नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के संविधान के सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कौन थे? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। बाकी भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। के.एम. मुंशी क्या थे? प्रारूप समिति के ऐसे सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से थे। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था? प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बेनेगल नरसिम्हा राव द्वारा। हमेशा याद रखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भले ही बेनेगल नरसिम्हा राव थे, लेकिन जो सलाहकार थे संविधान के
बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार करके दिया था, यानी सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संविधान के बड़े ही महनीय जानकार थे। इसलिए जो पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था, प्रथम प्रारूप जो तैयार हुआ था, वो किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था, याद रखिएगा हमेशा से। इसीलिए जब संविधान के निर्माण के बाद धन्यवाद देने आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बेनेगल नरसिंह राव का नाम बड़े ही प्रमुखता से लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान रहा संविधान के निर्माण में, बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा संविधान के निर्माण में। चलिए यहाँ से 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा तरीका यहाँ से डिफरेंस हो गया है, अलग आ गया, पीडीएफ थोड़ी सी अलग स्लाइड आ गई। चलिए, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 41वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों, पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन दोस्तों, इसका कोई भी आंसर क्लियर नहीं है। यूपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था और इस क्वेश्चन के आंसर में स्टार दिया हुआ है, कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर को। कब प्रारंभ हुआ था? 17 नवंबर 1949 को। 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। किस दिन प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक चला। कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर को प्रारंभ हुआ। किसी भी ऑप्शन में 17 नवंबर नहीं दिया हुआ है तृतीय वाचन के लिए, इसलिए क्या है, चीजें क्लियर नहीं है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार की बात कर रहा है तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान क्या हुआ? पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के पूरा कर लिया गया था, आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए। 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तैयार कब हुआ? 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हुआ है। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या अंगीकृत किया, किस दिन अंगीकृत किया गया? जब भारत के संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, आखिरी में पढ़ेंगे कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम में 26 नवंबर सन 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। तो किस दिन हो जाएगा ये? 26 नवंबर सन 1949 को, जिस दिन संविधान लिख के पूरा कर लिया गया था, उसी दिन अंगीकृत और अधिनियमित कर लिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। किस दिन स्वीकृत किया गया था? अगर आपसे पूछा जाएगा तो जैसा कि हमने बताया, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित, स्वयं को समर्पित किया गया। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये आंसर याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। प्रश्न संख्या 45 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? दोस्तों भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये आंसर होना चाहिए दोस्तों। आई थिंक इसके ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर सी होना चाहिए। कब अपनाया गया पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार क्लियर कर लीजिए यहाँ पर एक बार क्लियर कर लीजिए ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर कर लीजिए। संविधान की स्थिति को अपनाया गया 26
जनवरी 1949 को संविधान अपना लिया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई। कब? 1900, ये 26 नवंबर है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक, ये आखिरी बैठक हुई थी। तो ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सेम क्वेश्चन फिर आ गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यहाँ पर लागू होना पूछ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1950। किस दिन स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि किस लिए निर्णय लिया गया? क्यों 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया? तो दोस्तों हमेशा से याद रखिएगा, जब आप इतिहास में चलेंगे तो एक सम्मेलन हुआ था 1929 का सम्मेलन, जिसे हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या लाहौर सम्मेलन कहते हैं, लाहौर अधिवेशन कहते हैं। कब हुआ था? 1929 में। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। इसी अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और इसी अधिवेशन के दौरान, चूंकि दिसंबर के मतलब साल के आखिरी महीने में, दिसंबर में यह अधिवेशन शुरू हुआ था 1929 में, और इसी अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 में, 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगा झंडा फहराया गया था, पहली बार झंडा हमारा ध्वज फहराया गया। इसी कारण से इस दिन को हमने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी तो मिली नहीं, यही कारण है कि 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाने लगे? गणतंत्र के रूप में मनाने लगे। तो हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये इसका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस सेम बात है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर क्या हो गया है? पूरा हो गया है। आंशिक रूप से लागू हो गए हैं उसके कुछ भाग, जैसे नागरिकता वगैरह। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के पूरा हो गया है। इस दिन को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चले आइए, प्रश्न संख्या 49, ये क्या है? भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? अब अपनाने की बात पूछ रहा है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? चलिए देखते हैं किसके द्वारा अपनाया गया था। क्या भारतीय संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था? आप कौन है अपनाने वाले? गवर्नर जनरल? नहीं। भारतीय संसद द्वारा? नहीं, भारतीय संसद नहीं थी, संविधान सभा द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के दो कार्य थे। कितने कार्य थे? दो कार्य। क्या? एक, पहले भारत में संविधान बनाना, पहला कार्य क्या था? संविधान निर्माण करना। लेकिन अब दूसरा कार्य क्या था? दूसरा कार्य था कि जब तक भारत में चुनाव न हो जाए और संसद का निर्माण न हो जाए, तब तक संसद के रूप में कार्य करना, संसद के रूप में कार्य करना। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, संविधान बनाने का कार्य करती थी, तो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा एज अ पार्लियामेंट, विधायिका, विधान बनाने की संस्था के रूप में कार्य करती थी, संसद के रूप में कार्य करती थी, तब अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर। याद रखिएगा इन चीजों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 क्या है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो सिंपल आंसर है संविधान सभा द्वारा। जो हमारी संविधान सभा थी, जिसने संविधान बनाया था, वही तो अधिनियमित करेगी ना। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है
कि 26 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, हिंदी में लिखा हुआ है संवत 2006 विक्रमी, यानी हिंदी विक्रमी संवत के अनुसार 2006 का वर्ष चल रहा था। 26 नवंबर सन 1949, यानी इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, इसके अनुसार 26 नवंबर 1949 चल रहा था। कहा गया कि संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये कार्य किया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 प्रश्न संख्या 51 क्या है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ, अभी बताया आपको किस दिन अधिनियमित हुआ, 26 नवंबर सन 1949 को, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न संख्या 52 भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहां से निर्वाचन हुआ था, इसे समझ लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे पहले निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। कहां से, पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, और आजादी के बाद जब ये पाकिस्तान में चला गया तो ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, क्योंकि उस समय जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था पाकिस्तान अलग बनने की अभी सहमति हुई नहीं थी, तो उस समय ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त 1947 एक अलग राष्ट्र बन गया तो 14 अगस्त को, तो पूर्वी बंगाल उधर चला गया पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। तब इनका पुनः चुनाव करना पड़ा। कहां से चुने गए, बंबई प्रेसिडेंसी से। इनके लिए एम.आर. जयकर साहब ने अपनी सीट का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ये आंसर याद रखिएगा, बंबई प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 53, ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था, महू में हुआ था। महू कहां है दोस्तों, आज के मध्य प्रदेश में महू स्थित है, मध्य प्रदेश में महू स्थित है। 1891 में। मृत्यु कब हुई, 1956 में। कहां हुई, दिल्ली में, नई दिल्ली। दिल्ली में मृत्यु हो गई, क्या हो गई, दिल्ली में मृत्यु। इसे कंफर्म कर लीजिएगा, सॉरी कंफर्म नहीं करना है, मतलब इसे रीअरेंज कर लीजिएगा। 1956 दिल्ली में मृत्यु हुई। इनकी समाधि को क्या कहते हैं, ये लिख लीजिए, चैत्य भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, क्या कहते हैं, चैत्य भूमि कहते हैं। चलिए, तो कब, 1891 और 1956। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हो गया, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्या है, 54, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करके देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड तेज है, लेकिन हमने चूंकि काम कर लिया है पहले व्यापक तरीके से और हमें फास्ट रिवीजन करना है, इसलिए हम चीज़ों को तेज कर रहे हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो, समय की बचत हो। चलिए इस पर हमें विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में पारित हुई। बिल्कुल सही है। तृतीय, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक पार्टियों से सहमति बनाने का प्रयास किया और इन तमाम सहमतियों के बाद क्या हुआ था, इन तमाम सहमतियों के बाद जो चीज हुई बनी उसे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। तो सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम के कारण क्या बनाया गया, भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के सूबों, कुल 11 प्रांत थे, और भारतीय रियासत, जैसे मान लीजिए किसी जगह भारत का शासक, कोई रियासत में कोई शासक काम कर रहा है, भले ही उसके पास शक्ति एक कौड़ी की नहीं है, लेकिन रियासत का राजा कहा जाता है वो, इनको मिलाकर एक संघ तैयार करने की बात हुई थी। यह भी ऑप्शन सही है। तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 1935 में ब्रिटिश सूबों के और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों बी होना चाहिए। इसका आंसर बी होना चाहिए, ना कि सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 है जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 दोनों होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या है, 55 क्या है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की, भारत का संविधान
देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? पूर्ति करता है। 55 नंबर में लिखा हुआ है, ये पूर्ति है। ये बस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। क्या है ये? पूर्ति करता है। संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये सही है, हाँ, संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है। गृहीत क्यों कहा जाता है? विश्व के तमाम देशों से हमारे यहाँ चीजें ली गई हैं। हमने अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, प्रस्तावना लिया अमेरिका से, हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया, हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली, हमने रूस से यानी सोवियत यूनियन से मौलिक कर्तव्य लिया, विश्व के तमाम देशों से लिया, इसलिए गृहीत संविधान कहते हैं। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि ये गृहीत संविधान है, ये इसकी व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार की 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में किसने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए टाल दो? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अभी भारतीय संविधान इतना लोग अभी भारत में सहमत नहीं है कि अपने मन से लोगों का चुनाव कर सके, अपने नेताओं का। इसलिए 15 वर्ष तक, जब तक हम शिक्षित न हो जाएं, जब तक हम इस योग्य न हो जाएं, वयस्क मताधिकार के अधिकार को मंजूरी मत दीजिए। ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। लेकिन इस बात का जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया, ये पारित नहीं हुआ। हम जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उसी समय से अपना चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है। चलिए, तो ये हो गया 56 का आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था कि चुनाव के बाद भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दो। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस को क्या कर दो? भंग कर दो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह संविधान मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान तो बस एक मशीन है, एक निर्जीव वस्तु है, जो लोग संविधान का प्रयोग करते हैं वो उसमें जीवन फूंकते हैं, यानी संविधान चाहे कितना भी बना लो, कितना भी बेहतरीन बना लो, वो उस प्रकार से काम करेगा जब उसे लागू करने वाले लोग ठीक प्रकार से काम करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये स्टेटमेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 59 क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों की भावनाओं को कम करके आंका था। किसने कहा कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कम करके आंका? आइवर जेनिंग्स इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि संविधान सभा अल्पसंख्यकों के हितों को हरती है। ये कौन कह रहा है? आइवर जेनिंग्स कहते हैं, याद रखिएगा, आइवर जेनिंग्स कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे लौटते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? 60 ये स्टेटमेंट था, याद रखिएगा। किसने कहा कि अल्पसंख्यकों को संविधान सभा में उनके अधिकारों को, उनकी भावनाओं को कम करके आंका गया? आइवर जेनिंग्स इसका आंसर है, याद रखिएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन इनका पूरा नाम है, यहाँ पर ऑस्टिन दिया हुआ है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है ये। संविधान सभा भारत थी और कांग्रेस भारत था। किसका स्टेटमेंट है? ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, और आज का शायद ये अंतिम प्रश्न है जिसे हम अब करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जब भारत का संविधान बना, भारत संविधान सभा बनी, कुल 15 महिला सदस्यां थी। कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल 15 महिला सदस्यां थी। तो दोस्तों ये हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में हमने
भारत के संविधान सभा के सारे प्रश्नों को कर लिया, हमने डिटेल व्याख्या भी की और मेरे हिसाब से ये व्याख्या आपको काफ़ी उपयोगी रहेगी। आप इसे पढ़ के देखिएगा, यहाँ पर जो कमियाँ रही होंगी मुझे बताइएगा, मैं इसमें सुधार करूँगा। दोस्तों इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, अगले चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे, उसके प्रश्न करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप बता सकते हैं कि कहाँ किन जगहों पर मेरी कमी रही, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।